भारत में इस समय यूजीसी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही, तमाम सोशल मीडिया पोस्ट भी इसको लेकर वायरल हो रहे हैं और जो श्रमण वर्ग है वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर उबाल खा रहा है। आपको बता दें, युवाओं को भविष्य को लेकर चिंता लोगों के सामने नजर आ रही है, क्योंकि यूजीसी एक्ट जो है उसके दुरुपयोग को लेकर लोगों के मन में एक भय सा बना हुआ है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई है इस मामले को लेकर, लेकिन फिर भी ये चर्चाएं अभी भी समाज में बनी हुई है। हमारे साथ अयोध्या हनुमानगढ़ी से डॉक्टर महेश योगी जुड़ेंगे, जो कि ऑलरेडी क्वालिफाइड संत हैं। उन्होंने एमएससी किया है और तमाम डिग्रियां हैं। फिलहाल मुझे उतना याद नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने 120 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम भी दर्ज किया, यानी शिक्षा, सनातन धर्म, इन सब से पारंगत व्यक्ति से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या मत है इस पे, और इसको लेकर भारत का भविष्य और युवाओं का भविष्य किस तरीके से वो देखते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कैमरे पे, मैं तो आपकी उपलब्धियों को नहीं गिना सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। गुरुजी, आपकी दीक्षा काफी ज्यादा है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि ये विषय शिक्षा को लेकर है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी युवाओं को, देश के सभी ज्ञानार्जन करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो सनातन की धारा में और ज्ञान परंपरा में आकर के राष्ट्र को एक नया संदेश दें। मैं अयोध्या से श्री महंत महामंडलेश्वर स्वामी महेश योगी अपनी बात को रख रहा हूँ। महाराज जी, मैंने एक बात रखी, आपने काफी शिक्षा हासिल की, क्या शिक्षाएं हैं आपकी? मैं आप ही की मुँह से जानना चाहता हूं। मैं हनुमान जी की चरणस्थली में बैठ करके उनका छोटा सा दास हूँ। छोटा सा मेरा क्वालिफिकेशन है। मैं डॉक्टरेट हूँ, पीएचडी हूँ, एमफिल भी है मेरी, और करीब 7 विषयों में मेरा परास्नातक है, एमए है, बहुत सारे और डिप्लोमाज हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अनवरत मैं अपने आप को स्वयं एक विद्यार्थी के रूप में देखता हूँ और मेरी अनवरत शिक्षा चलती रहती है। दूसरी बात, एक चीज और है, आपने साधनाओं में भी कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं, उसकी भी बात हो जाए थोड़ा। मैं आपको बता दूं, 13,000 से अधिक इन्होंने सरयू में डुबकियां लगाई है। कई बार करोड़ों लाखों की संख्या में अनवरत हनुमान चालीसा का पाठ किया, और इस सबके साक्ष्य हैं बाकायदा। इस पे इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुआ है और कई जगहों पे सम्मानित किए गए, और लगातार गुरुजी का इंटरव्यू यूनिवर्सिटी और आदि जगहों पे होता रहता है। अब बात करते हैं गुरुजी, यूजीसी को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? इससे भारत का भविष्य किस तरीके से निर्धारित होगा अगर ये कानून लागू हो जाता है? देखिए, यूजीसी का जो ये एक्ट अभी आया है वो राष्ट्र के लिए एक कैंसर है और शिक्षा व्यवस्था के लिए एक ऐसा पॉइजन है कि जो तत्काल उनको मृत प्राय कर दे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने इस पर रोक लगाई और कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के भविष्य को, उज्जवल भविष्य को बचाने का काम किया है। क्योंकि हमने इसके बारे में देखा कि यूजीसी एक एक्ट ऐसा है, हमारे यहाँ गुरु मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, गुरु बच्चों को जीवन देने की भूमिका में होते हैं, और गुरु के निर्देशन में कोई भी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, समुदाय का हो, सब एक भाव में आकर के एक श्रेणी में रहते हैं। हमारा गुरुकुल की परंपरा रहा है। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी एक ही गुरुकुल में पढ़े। हमारे यहाँ भगवान श्री राम और जो है निषाद राज जो है गो एक ही गुरुकुल में पढ़े। तो हमारे यहाँ परंपराएं जो थी वहाँ सर्वधर्म समभाव की थी। हमने कोई वर्ण भेद का, कोई जातीय भेद का बात नहीं रखा, सबको समन्वय की धारा में ला करके काम किया है। और अगर बच्चों के अंदर जब कोई भेद की भावना जाती है तो प्राइमरी स्तर से ही उनके अंदर एक ऐसा बीजारोपण हो रहा है जो उनके अंदर बंटवारे का भाव, एक विषमता के भाव क्रिएट कर रहा है। ऐसे में क्या होगा कि हमारे बच्चे आपस में ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनेंगे और दूसरों के प्रति घृणा होगी। अरे हम तो वसुधैव की बात करने वाले हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हैं, हम समरसता के भाव को लेकर के चलने वाले हैं। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं और जनमानस से भी कि इसके प्रति अवेयर हो और भारत को तोड़ने की बात ना हो। मैं तो सोचता हूं कभी कभी कि इन दुर्व्यवस्थाओं से कहीं ऐसा ना हो कि जातीय विखंडन जीत जाए और हमारा भारत हार जाए। इसलिए मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं कि ऐसे काले कानूनों को बंद करना चाहिए, निरस्त करना चाहिए, और जहां समता के भाव से हमारा
ज्ञान परंपरा प्रतिबिंबित हो सके उस पे काम करना चाहिए, क्योंकि भारत ज्ञान की भूमि है, धर्म की भूमि है और भारत के एक एक युवाओं ने अपनी ज्ञान चक्षु से दुनिया का नेतृत्व किया है। वो धारणा हमारे अंदर जागृत हो, ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ 800 में से 585 नंबर पाने वाला बच्चा फेलियर हो जाए और -40% पाने वाला बच्चा डॉक्टरेट बने। तो ऐसे में हमारे भविष्य के साथ, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा और इससे हमारी संस्कृति, इससे हमारा धर्म, इससे हमारा राष्ट्र सब अवनति के दृष्टिकोण में आएंगे। इसलिए ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, अगर आरक्षण देने की आवश्यकता है तो कोई आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है उसको सबल बनाए, तो ये सबके लिए खुशी के विषय होंगे। गुरुजी, मान लीजिए अगर यूजीसी एक्ट लागू हो जाता है, जैसे आपने बात की कि -40% पाने वाला लड़का, 40 नंबर पाने वाला लड़का भविष्य में एमबीबीएस हो जा रहा है, डॉक्टर हो जा रहा है, तो इसका किस तरह से समाज पे प्रभाव पड़ेगा? वो 4-5 वर्ष शिक्षा तो ग्रहण करता है, क्या उसमें उस दौरान वो नहीं सीख पाता है जो चीज़ें सीखनी चाहिए? देखिए, अभी जो हम लोगों ने देखा कि भारत 1200 वर्षों तक गुलामी के तमाम यातनाओं से घिरा हुआ था और उसके बाद भी हमारे पूर्वजों ने भारत की अस्मिता को, भारत की ज्ञान परंपरा को, भारत की सनातनी परंपरा को खंडित नहीं होने दिया। और आज देखिए, वर्तमान दृष्टिकोण में भी भारत दुनिया की चौथी इकोनॉमी बढ़ करके ग्रोथ कर रहा है और दुनिया के फलक पर भारत का व्यक्तित्व दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं जो इस एक्ट को देख रहा हूँ, यूजीसी को, तो इससे कहीं ना कहीं भारत बड़ा अवनति पर जाएगा और इससे हमारी यहाँ जातियां जीतेंगी और राष्ट्र हारेगा। तो मैं तो चाहता हूं कि ये जो ऐसा एक काला कानून है, ये राष्ट्र को कहीं ना कहीं बहुत पीछे ले जाएगा और ऐसे गर्त में ना चला जाए कि जहां हम बेधर्मियों से लड़ने के लिए, अत्याचारियों से लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं, जहां हम अधर्म से लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं, वहीं आज हमारे ही परिवार में इतना खंडन और विखंडन होने लगा है कि हमारा ही भाई, जो अभी हम लोग समरसता के भाव में बैठ करके, मैं भी अब तो आजीवन विद्यार्थी हूँ, प्राइमरी स्टेज से लेकर के आज तक मैं विद्यार्थी ही हूँ। हम संत परंपरा में होने के बाद भी जब विद्यालय में जानते हैं, हमने, हमारे साथ में बैठे बच्चे परीक्षा देते, हमने किसी से आज तक नहीं पूछा कि आप किस श्रेणी से हो, किस कास्ट से हो, किस संप्रदाय से हो, कुछ नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि विद्यालय में हर कोई बालक विद्यार्थी होता है, वहां नैतिकता की सीख होती है, वहां ज्ञान की सीख दी जाती है, वहां पे जाति, धर्म, वर्ण, व्यवस्था, इन सबसे बहुत ऊपर उठ करके गुरुकुल में हर एक व्यक्ति विद्यार्थी होता है और गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा लेता है, ज्ञान लेता है। तो ऐसे भेदभाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में इतनी बिखराव आ जाएंगी कि अगर एक श्रेणी का बालक है दूसरे श्रेणी को बैठने नहीं देगा, दूसरों में ऐसे ही विखंडनकारी आ जाएंगे। अभी हमारे घर की कोई बेटियां अगर वहां पे पढ़ाई करने जा रही है, उनके साथ कोई लिंचिंग हो रहा है, कोई विषमताएं आ रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वो हमेशा प्रताड़ित होती रहेगी। तो एक वर्ग हमेशा इससे प्रताड़ित होगा और इनको न्याय कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें न्याय देने का विधान ही नहीं बनाया गया। आज तक के भारतीय संस्कृति के इतिहास में देख लीजिए, चाहे राजकीय परंपरा रही हो, चाहे लोकतंत्र की परंपरा रही हो, किसी भी दोषी व्यक्ति को अगर उसका दोष सत्यापित होता है तो दोषारोपण करने का विधान होता है, उसे दंडित करने का विधान होता है, जो यहाँ उसके अधिकारों को छीन लिया जाता है। इससे केवल क्राइम बढ़ेगी, इससे केवल विद्रोह बढ़ेगा, इससे भारत हमेशा अवनति पर जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे कानूनों का जो है बहिष्कार होना चाहिए और भारत में एक ऐसे कानून व्यवस्था संचालित हो जिससे सबको न्याय मिल सके। गुरुजी, एक बात और है जो आप अपने सवर्णों को लेकर एक बड़ा आरोप लगता है कि 500 वर्षों तक तो इन्होंने पानी तक नहीं पीने दिया, जिनके लिए एक्ट आ रहा है, या उनको कहीं ना कहीं ऊपर उठाने की बात की जा रही है। तो इसको किस दृष्टि से आप देखते हैं, क्या कहते हैं इस पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये तो मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं कि ये भारत जो है सनातन और सनातन के संरक्षण करने वाले जो सवर्ण समाज है, इन पे मिथ्यारोपण है। और ये मिथ्यारोपण इन पे आया क्यों? क्योंकि आज जो हमारी एक बॉलीवुड गैंग सक्रिय हुआ, उन्होंने नकारात्मकता इतनी भरी समाज में, अगर जो हमारे देश पे जितने भी कम्युनिस्ट के लोग आए, उन्होंने नकारात्मकता भरी और ऐसे भी सरकार में बहुत सारी ऐसी अनीतिकारी नीतियां लागू गई जो इनमें नकारात्मकता भरती गई, क्योंकि सबको लगता था कि अगर सवर्ण समाज सक्रिय रूप से काम करता है, क्योंकि सवर्ण समाज क्या है, वो अपने चारों वर्णों को लेकर के सामूहिक तौर पर समरसता के भाव से काम करने वाला है और वह सबको एक समन्वय के भाव पर ला करके सबको खड़ा करने वाला था, मार्गदर्शक था, प्रेरणा था। तो लोगों को लगता था कि इनको खंडित करें, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि अगर किसी एक वर्ग पर अगर ऐसा मिथ्यारोपण होता है, तो मैं इसे बताना चाहता हूं कि आप सोचिए कि 1947 से भारत आजाद हुआ है। 1947 में कांग्रेस की सत्ता थी, नेहरू जी का सरकार था
तो सरकार समर्थ होती है। आज मोदी जी की सत्ता है, मोदी जी ने घर घर शौचालय बनाया। जो हमारे परिवार का एक व्यक्ति बाहर जाकर के जो है शौच करता था, आज वो घर में कर रहा है, बाथरूम में उसमें कर रहा है, वॉशरूम में कर रहा है, अपने जाकर के लेटरिन में कर रहा है। लेकिन अगर 1947 में कांग्रेस की सत्ता थी तो पानी किसने नहीं पीने दिया? सवर्णों ने नहीं पीने दिया कि सरकार ने नहीं पीने दिया? अगर थोड़ा सा मुझसे पीछे जाते हैं, 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजों से गुलाम था। चाहे सवर्ण रहा हो, चाहे एससी वर्ग रहा हो, चाहे ओबीसी एसटी वर्ग रहा हो, सब जो है उस गुलामी की पीड़ा को झेल रहे थे। तो अंग्रेजों ने जल नहीं पीने दिया कि सवर्ण ने नहीं पीने दिया? अगर उसके पीछे और हम जाते हैं, 500 वर्षों तक भारत मुगलों के अत्याचार से पीड़ित था, मुसलमानों के, तो मुसलमानों ने जल नहीं पीने दिया कि सवर्ण ने नहीं पीने दिया? दूसरी बात करते हैं, अगर उससे पीछे जाते हैं तो हमारे यहाँ ईरानियों, अफगानियों का, तुर्कों का, पारसियों का राज था, तो प्रताड़नाएं उनके द्वारा हुई। लेकिन उसके बाद भी इतनी समर्थता के साथ राष्ट्र खड़ा क्यों था? क्योंकि हमने सनातन की सत्ता को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपनी ज्ञान परंपरा को खंडित नहीं होने दिया। इसके कारण ऐसा हो रहा है। और अगर उससे बाद में और उसके पीछे भी चले जाएं तो भारत में सनातन की सत्ता व्याप्त थी। भगवान राम जिस गुरुकुल में पढ़े, उसी गुरुकुल में निषाद राज गो भी पढ़े। और अयोध्या में भगवान राम राजा थे, सिंगबीरपुर में केवट राजा थे, अयोध्या में हरिश्चंद्र जी राजा थे, काशी में राजा डोम थे जिन्होंने उनको खरीदा था। हमारे यहाँ जो है मौर्य वंश का सम्राट जो है अशोक सम्राट अशोक राजा हुए। हमारे यहाँ एक ब्राह्मण ने जो है एक धूल खेलते बालक को उठाया, अखंड भारत का स्वामी बना दिया चंद्रगुप्त जी को। तो हमारा जो भारत है ना, वो इतना वैभवशाली है, इतना संपन्न है। हमारे यहाँ जो हमारी परंपराएं थी, हमारे यहाँ हर एक वर्ग का व्यक्तित्व राजा होता था। अरे हमारे सनातन की परंपरा तो वो है, हमने जाति व्यवस्था को कभी माना नहीं, हमने वर्ण व्यवस्था को माना। और हमने अपने ही आयाम को 4 वर्णों में बांटा। जो दीक्षा देने वाला है, संस्कार देने वाला है, उसे, उस मुख को हमने ब्राह्मण माना। जो पौरुष और समाज का रक्षा करने वाला, उसे क्षत्रिय माना। और जो सबका भरण पोषण करने वाला, उनको वैश्य माना। जो सबकी सेवा करने वाला है, उनको हमने शूद्र की श्रेणी दी। और परिकल्पना देखिए कि वाचन कौन करता है? वाचन मुख करता है, संस्कार मुख सृजित करता है, लेकिन वंदना किसकी होती है? चरणों की होती है। ये भारत है। भारत ने वर्ण व्यवस्था लागू किया, लेकिन जो चरण में बैठा सेवक है, वंदना उसकी होती थी, उच्चारण भले मुख करता था। ये हमारे भारत की वैभवशाली परंपरा, इतनी रिच परंपरा थी। और इसका अनादर करके अगर इनमें भी खंडन डाला जाएगा तो कहीं ना कहीं ये भारत की जो वर्ण व्यवस्था है, भारत के जो हमारे एक वृक्ष के, बट वृक्ष के जो 4 पुष्प हैं, वो आपस में इस तरह से विखंडित होंगे। इसलिए इन पर जो है लगाम लगना चाहिए और एक नई संस्कृति का, नए भारत के का बीजारोपण करते हुए भारत को दिव्यता प्रदान करने की आवश्यकता है। गुरुजी, बड़ी बात आपने कही है। कहीं ना कहीं ये जो सारी व्यवस्थाएं आज के समय में आ रही हैं, जो आरक्षण के मुद्दे, जो भी मुद्दे हैं, किस तरह से होना चाहिए? बीजेपी कहती है राम राज्य आ गया, क्या यही राम राज्य है? देखिए, रीजन क्या है कि ये जो आज का सिचुएशन दिख रहा है, ये बहुत ही भयावह है और कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम सामने दिखाई पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं कि देखिए, राम राज्य की परिकल्पना क्या होता है कि राम राज्य में भी राजा ने एक छोटे से धोबी के कहने पर भी सारी राज्य की व्यवस्था चेंज कर दी। तो राज्य जो होता है वो एकात्मक होकर के नहीं चलता है, प्रजा के अनुरूप चलता है। और जब प्रजा खुश नहीं होगी तो कहीं ना कहीं विषमताएं आएंगी। आज हमारा युवा इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि अगर अकारण किसी को किसी भी कार्य के लिए दोषारोपित कर दिया जाएगा, अगर हमारा बच्चा जो है 575 नंबर लाने के बाद भी अगर वो विफल हो जाएगा और 0 नंबर पाने वाला बच्चा अगर सफल होता है, तो इससे हमारे जो है बच्चे के कुंठा जो होगी ना, वो कहीं ना कहीं विषम परिस्थिति में ला खड़ा कर देगी। और आज सोचिए, आज क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्राइम इसलिए बढ़ेगा कि जब एक आईएएस 0 नंबर वाला होगा और 575 नंबर पाने वाला व्यक्ति विफल हो जाएगा, तो वो क्राइम की दुनिया में जाएगा। और क्राइम की दुनिया में जाएगा जब, तो वही जो आईएएस बनकर के बैठा हुआ व्यक्ति उसकी सुराग को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वो 0 वाला है और ये 575 वाला है। तो इसकी जो परिधि होगी, सीमा होगी ना, ये इतना घातक होगा, इतना व्यापक प्रभाव, इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मुझे तो एक घटना याद आती है कि बहुत साल पहले की बात है, जब हमारे माननीय अटल बिहारी जी का शासनकाल था, भारत में प्रधानमंत्री जी थे वो। उस समय एक भारत का एक बच्चा अमेरिका के कई सॉफ्टवेयर को
हैक कर लिया था और वहां से वहां की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जब लोगों को पता चला कि भारत का कोई छोटा सा नन्हा सा बालक जो है इसको हैक कर लिया है, तो यहाँ पे सूचना आई माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, और इनके पास ये सूचनाएं प्रधानमंत्री जी के पास आई थी कि उस बालक को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाए, वो यहाँ का अपराधी है। और उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोक लगाया था कि नहीं, वो अपराधी नहीं है, वो भारत का टैलेंट है, भारत की प्रतिभा है। अगर आपके अंदर साहस है तो उसे रोकने का प्रयास करिए, बल्कि हमारे प्रतिभाओं को चलने का प्रयास न करिए। वो वाला भारत है ये। तो मैं चाहता हूं कि जो भारत की प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए। आज भारत की स्थिति देखिए आप, भारत कितना पीछे जा रहा है। आज दुनिया का प्रत्येक चौथा डॉक्टर भारतीय है, दुनिया का प्रत्येक चौथा छठवां इंजीनियर भारतीय है। आज हर दुनिया के हर देशों को देखेंगे तो भारत का एक समुदाय बनता जा रहा है। भारत लोग छोड़ क्यों रहे हैं? भारत में जो रिच क्वालिफाई एजुकेशन के लोग हैं वो भारत छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? हायर फैमिली जो है वो भारत छोड़ के क्यों जा रही है? क्यों? क्योंकि वो इन प्रताड़नाओं को झेलना नहीं चाहते, वो अपने बच्चों के भविष्य को चौपट नहीं करना चाहते। इसलिए जो एजुकेटेड व्यक्ति है, जो थोड़ा सा समृद्ध व्यक्ति है, वो भारत को छोड़ करके जा रहा है। इससे भारत कहीं ना कहीं खोखला हो जा रहा है। माँ भारती की अस्मिता पे आंच आना शुरू हो गई है। और जो निम्न वर्ग का बच्चा है, जो निम्न वर्ग का जो है परिवार है, सवर्ण परिवार है, वो कहीं नहीं जा सकता, वो भारत में बैठा हुआ है। तो इससे जो भारत की आर्थिक क्षमता है, भारत की जो सामाजिक जो है समरसता है, भारत का जो ज्ञान तत्व है, ये बिखर रहा है, खंडित हो रहा है। भारत में जो उच्च शिक्षा वर्ग वाले लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, और जिनको शिक्षा नहीं मिल सकती, विषमता के सारा लोग कमजोर हैं, वो भारत में रह जा रहे हैं। ये भारत की जो है आध्यात्मिक क्षति भी है, ज्ञानमयी क्षति भी है, और विशेष तौर से आर्थिक क्षति है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत को अगर समृद्ध बनाना है तो इन ऐसे एक्टों की आवश्यकता नहीं है जो यहां दबे हैं, कुचले हैं, किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो। सबको, जो ऐसे बच्चे जो वंचित परिवार के लोग हैं, उनको आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाया जाए, जिससे भारत समृद्धशाली हो और ज्ञान परंपरा के दृष्टिकोण में किसी के साथ कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, जिससे भारत का टैलेंट हर वर्ग का निकल करके एक यशस्वी भारत का निर्माण करे और भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सके। तो आपने देखा, महाराज जी ने यूजीसी एक्ट और तमाम मुद्दों को लेकर खुल के बात रखी। उनका कहना है कि भारत में जो समरसता हो, राजनीतिक ना हो, जो समरसता, जो यहाँ का टैलेंट, उसको निखारा जाए। -40 पाने वालों को ना योग्य समझा जाए, जो योग्य हैं उन्हीं को योग्य समझा जाए। आज की खबर से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।